सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन बिहार 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या 3 है। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें आपका 1 से लेकर के 30 तक, फिर दूसरा वीडियो जो है उसमें 30 से लेकर के 60 तक, और ये तीसरा वीडियो है जिसमें 60 के बाद से 7 के बाद का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका दृष्टि का टेस्ट सीरीज है। इसका टेस्ट कोड 2103 और ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपका सी है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1932 को बिहार को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है 62 नंबर, बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, मैथिली, उर्दू या अंग्रेजी? आधिकारिक भाषा कौन सी है बिहार की? देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद हिंदी को बिहार की राजभाषा के रूप में चुना गया था। राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया था। हालांकि 1984 में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। बिहार की राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया। 1984 में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बिहार में भाषा सांस्कृतिक पहचान तथा भाषाई सीमाओं का निर्माण करती है। बिहारी हिंदी हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है। ठीक है, बिहारी जो हिंदी है हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है, इसलिए यहाँ पर आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू भी है, हिंदी भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? 1 से अधिक सी हो गया। यानी कि राजभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को भी और उर्दू को भी, और बिहारी जो हिंदी है हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है। 63 देखिए, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, ये आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य या प्रधानमंत्री? तो आंसर होगा यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य। तो आंसर सी। 65 देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी? राज्यों की पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी। फजल अली आयोग, जेवीपी समिति, धार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग? इसका आंसर आपका ई देता है। चलिए देखिए, पहले समझ लीजिए इसको। वर्ष 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.सी. धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर विचार करना था। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर विचार करना था। एस.सी. धर के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन इस आयोग ने भाषाई आधार के बजाय ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार सहित प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर बल दिया। जो धर आयोग था, इसने भौगोलिक आधार और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर बल दिया। धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात नहीं की। ठीक है, आगे देखिए, दिसंबर 1948 में इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू भी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया समिति का गठन किया गया। यानी कि जेवीपी समिति में 3 लोग थे, इसका गठन किया गया इस मुद्दे को अध्ययन करने के लिए।
समिति ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुति अपने रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को अस्वीकार कर दिया। जो JVP समिति थी 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन कहा गया कि इस विषय पर सार्वजनिक मांग को देखते हुए इस पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। एक बात और बोल दिया गया था, यदि सार्वजनिक मांग गंभीर रूप से बनी हुई है तो इस पर एक बार फिर से विचार किया जा सकता है इन मुद्दों पर। वर्ष 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है, पहली भाषाई राज्य भाषा के आधार पर वह कौन सा राज्य है जिसका पुनर्गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश है, भाषा के आधार पर बना है आंध्र प्रदेश। लंबे आंदोलन और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु याद रखें, पोट्टी श्री रामुलु की मौत के बाद सरकार तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास से अलग करने के लिए विवश हुई। 1953 में तेलुगु भाषी के लोगों ने भाषा के आधार का मांग किया। लंबे समय तक भूख हड़ताल चला था। भूख हड़ताल करने वाले पोट्टी श्री रामुलु थे। 56 दिनों की जो भूख हड़ताल की, इनकी मृत्यु हो गई। फिर पूरा मद्रास आंध्र प्रदेश में आंदोलन बहुत भयावह रूप ले लिया और यहाँ पर सरकार विवश हो गई और तेलुगु भाषी क्षेत्र का निर्माण कर दिया गया मद्रास से अलग करके। ठीक है। इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग तेजी हुई। यहाँ पर देखा गया कि आंध्र प्रदेश जो बना है भाषा के आधार पर बन गया है, तो इसको देखते हुए और अन्य राज्य भी भाषा के आधार पर अपने राज्य की मांग करने लगे। 22 सितंबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू ने इन मांगों पर विचार करने के लिए फजल अली के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की। फजल अली के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग। जवाहरलाल नेहरू ने इन मांगों को पर विचार करने के लिए एक आयोग बनाया। ठीक है। उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? फजल अली। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, 53 में आयोग बना था और यह सुझाव दिया गया कि पूरे देश को 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया जाए। और फजल अली जो आयोग थे, यह रिपोर्ट दिया और बताया गया था इसमें कि 16 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण कर दिया जाए। उन राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को तो स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। भाषा को स्वीकार किया गया कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य, ये वाला जो सिद्धांत था इसको रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया था। यद्यपि सरकार ने सिफारिशों को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं किया, सरकार ने तो पूरी इससे स्वीकार नहीं किया। नवंबर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय लिया। 1956 में 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में विभाजित करने का निर्णय लिया। पहले 3 था, अब केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 6 बताई जा रही है यहाँ पर। ठीक है। देश में लोक प्रशासन की जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर सुधार और पुनर्गठन हेतु सिफारिश करने के लिए जनवरी 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया गया। प्रथम सुधार आयोग जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है ARC, उसका गठन कब किया गया था? जनवरी 1966 में। किस लिए किया गया था? तो देश में लोक प्रशासन की जांच करने के लिए और सुधार और पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। राज्यों के पुनर्गठन से इसका कोई संबंध नहीं था। जो प्रथम प्रशासनिक आयोग जो ऑप्शन में दिया हुआ था आपका वहाँ पे, इसका राज्यों के पुनर्गठन से कोई इसका ताल्लुक नहीं था, बल्कि यह लोक प्रशासन में सुधार के पुनर्गठन से संबंधित था। तो प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, ये किससे संबंधित है? लोक प्रशासन की जांच और उसके सुधार से संबंधित है। प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग है ये आपका राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पे विकल्प ये आंसर होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से।
देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भाषाई के आधार राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, तो ये तो लोक प्रशासन से संबंधित था, ये नहीं किया था। और आपका देखिए यहाँ पे JVP समिति, ये दोनों नहीं किया था। बताइए, अभी अभी बताएं आपको। तो प्रथम प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग, तो इसने तो लोक व्यवस्था के सुधार के लिए बात की थी। धर आयोग, तो ये तो भाषाई के आधार पर पुनर्गठन के लिए आयोग जाना जाता था। फिर आगे फजल अली आयोग, JVP समिति, JVP किस लिए बना था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीताराम मैया, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए ये आयोग बनाया गया था। तो JVP समिति जो है आपका यहाँ पर, ये तो आपका है ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। और फजल अली आयोग, तो इसका आंसर यहाँ पर हो गया ए हो जाएगा और डी हो जाएगा, इसलिए एक से अधिक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ई बन गया, एक से अधिक। यानी फजल अली आयोग और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ये दोनों राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। JVP और धर आयोग दोनों राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है। 66 देखिए, संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है? अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है, तो भाग 14A, आंसर डी हो गया, भाग 14A। मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए थे। मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए थे। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में एक नया भाग 14A शामिल किया गया था। 42वें संशोधन 1976 में 14A शामिल किया गया था। इस भाग का शीर्षक अधिकरण है। 14A का शीर्षक क्या था? अधिकरण है। इसमें केवल दो अनुच्छेद 323 और 323B शामिल है, ठीक है। 323 में है प्रशासनिक अधिकरण, 323B में है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। तो अधिकरण जो शब्द है, शीर्षक है, ये किस भाग में है? तो 14A में। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 200 अनुच्छेद हैं। किस संशोधन में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 67। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है? तो ये हो गया अनुच्छेद 143। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 143, ठीक है। 68 देखिए, न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचनों से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम लाया गया था। ये कब लाया गया था? तो 1971 में। क्वेश्चन यहाँ से समझिए, न्यायालय की अवमानना अधिनियम कब लाया गया था? तो 1971 में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 129 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को उसकी अवमानना के लिए दंडित कर सकने की शक्ति अलग से प्रदान की गई है। अनुच्छेद 215 ने इस प्रकार की शक्ति उच्च न्यायालय को सौंपी है। 215 में उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 215 में बताया गया कि उच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है न्यायालय की अवमानना के प्रति दंडित करने की शक्ति, ठीक है। आगे देखिए, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 ने इस अवधारणा को संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया था। संविधान द्वारा न्यायालय की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में न्यायालय की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार अवमानना न्यायालय की गरिमा और प्राधिकार के प्रति अनादर प्रकट करने के अपराध को संदर्भित करती है। अधिनियम में अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में विभक्त किया गया है। सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना में विभक्त किया गया है। सिविल अवमानना यह किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रेट, न्यायालय की अन्य प्रक्रियाओं की स्वेच्छापूर्ण अवज्ञा करना या न्यायालय को दिए गए वचन को स्वेच्छापूर्वक उल्लंघन करना, तो ये हो गया सिविल अवमानना। आपराधिक अवमानना में क्या आ जाएगा?
इसका अर्थ है कि ऐसे सामग्री का प्रकाशन चाहे लिखित या मौखिक शब्द या लेख या संकेत द्वारा या किसी दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्य किसी प्रकार से करना जो कोई ऐसा कृत्य है न्यायालय को बदनाम करता हो या ऐसी मंशा रखता हो अथवा इसके प्राधिकार को कमतर करता हो या ऐसी मंशा रखता हो अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप करता हो या ऐसी मंशा रखता हो अथवा किसी भी प्रकार का न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता हो या ऐसी मंशा रखता हो अथवा इससे बाधित करता हो या ऐसी मंशा रखता हो। तो ये हो गया आपराधिक अवमानना और सिविल अवमानना। मतलब कार्टून वगैरह बना करके न्यायालय की अवमानना करना, मौखिक रूप से न्यायालय की अवमानना करना, है ना, किसी प्रचार करके या फिर प्रकाशन के द्वारा संकेत के माध्यम से न्यायालय की अवमानना करना, ये सारे आपराधिक अवमानना में आ जाएंगे। और सिविल अवमानना में मतलब उनकी न्यायालय की बातों को नहीं मानना, न्यायालय का जो आदेश है उसकी अवज्ञा करना, उल्लंघन करना, ये सब आ गया सिविल अवमानना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है? एकात्मक प्रणाली का अनुसरण कौन सा करता है, कौन सा देश? तो ये आपका जापान एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है, जापान। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है? केशवानंद भारती, भारतीय जीवन बीमा निगमवाद, बेरुवारी, यूनियन, मेनका गांधी, ये कौन सा है कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है? विस्तार से समझ लीजिए इसको। बेरुवारी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में कई प्रावधानों के पीछे के सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है और इस प्रकार संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। बेरुवारी संघ मामले जो 1960 में की बात है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि प्रस्तावना जो है कई प्रावधानों के पीछे संविधान के समान प्रयोजनों को दर्शाती है और इसमें प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना के महत्व को यह मान्यता देने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुवारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ये संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है। केशवानंद भारती 1973 में इन्होंने क्या बोला? सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के इस मत को खारिज कर दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। केशवानंद भारती ने क्या बताया कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। बेरुवारी बात की जो बात थी उसको खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना अति महत्वपूर्ण है और संविधान का पाठ और इसकी व्याख्या प्रस्तावना में अभिव्यक्त भव्य एवं उत्कृष्ट दृष्टिकोण के प्रकाश में की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि संविधान की पाठ और इसकी व्याख्या जो है प्रस्तावना में अभिव्यक्त जो भव्य और उत्कृष्ट दृष्टिकोण है उसके प्रकाश में उन्हें उसके आधार पर की जानी चाहिए, ये बताया था। केशवानंद भारती मामले में बताया गया कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 में एक बार पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। जीवन बीमा निगम मामले जो 1995 में है, इसमें भी बताया गया था कि प्रस्तावना अभिन्न अंग है। केशवानंद में बताया गया था और भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में भी बताया गया था। मेनका गांधी मामले 1978 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने अनुच्छेद 21 के दायरे में व्यापक विस्तार किया और प्रस्तावना के प्रदत्त आश्वासन के अनुरूप भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लक्ष्य को स्वीकार किया था। इसमें क्या बताया गया था मेनका गांधी मामले 1978 वाले में कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने अनुच्छेद 21 के दायरे में व्यापक का विस्तार किया, यानी कि जो अनुच्छेद 21 है उसकी व्यापकता का विस्तार किया और प्रस्तावना में प्रदत्त आश्वासन के अनुरूप भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लक्ष्य को साकार किया था। तो इसका आपका आंसर तो यहाँ पर केशवानंद भारती में माना गया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना एक अंग है। भारतीय जीवन बीमा निगम इसमें भी माना गया था। बेरुवारी वाद में नहीं माना गया था और इसमें तो कल्याणकारी राज्य की बात की गई थी। अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया था मेनका गांधीवाद 1978 में, इसलिए इसका एक से अधिक है तो आंसर क्या हो गया? ई।
71 देखिए, आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये गृह मंत्री कार्य करता है। आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री कार्य करता है। इसका विस्तार देख लीजिए। क्षेत्रीय परिषद, आंचलिक परिषद संविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के रूप में संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्र उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: केंद्रीय गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक। केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। 5 क्षेत्रीय परिषद मतलब समझें, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ठीक है। और इसमें 5 क्षेत्र का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपाध्यक्ष के रूप में प्रत्येक 1 वर्ष की अवधि पर प्रत्येक मुख्यमंत्री कार्य करता है। क्षेत्रीय परिषद के अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा एक पूर्वोत्तर परिषद का भी गठन किया गया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर परिषद के में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय दूसरी जगह भी बनाने की बात का अधिकार किसके पास है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश के पास। ठीक है। (73) देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है? तो ये भेदभाव का आधार नहीं है। तो नस्ल, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। निवास स्थान नहीं था, जन्म स्थान था। ठीक है। जन्म स्थान के आधार पर था, ये निवास स्थान बताया गया। तो इसलिए यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। नस्ल, धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। निवास स्थान का जिक्र नहीं है, जन्म स्थान का जिक्र है। जो शब्द है शब्द पर ध्यान दीजिए। 74 देखिए, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? संशोधन के संबंध में एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यही गलत है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन संबंधी विधेयक एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर इसके बाद तीसरा क्या है? इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। 4 नंबर है, इस संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए इसको एक बार विस्तार से देख लिया जाए। समझिए, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, किसी राज्य विधानमंडल में नहीं। ठीक, लोकसभा, राज्यसभा में कहीं भी आपको संविधान संशोधन विधेयक का शुरुआत की जा सकती है। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, निजी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। मतलब कि किसी मंत्री के द्वारा, किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी इसे स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। विधेयक को जब रखा जाता है तो उस समय आपको कोई मंत्री भी रख सकता है, गैर सरकारी सदस्य भी रख सकता है। इसके लिए कोई राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए, विधेयक को दोनों में विशेष बहुमत से पारित कराना आवश्यक है।
विशेष बहुमत से पारित कराना, एक मिनट, विधेयक को विशेष बहुमत से पारित कराना आवश्यक है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। अलग अलग रूप से पारित करेगा लोकसभा में और राज्यसभा में। दोनों सदनों के बीच सहमति असहमति के मामले में सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक पर बहस और उसे पारित कराने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका 1 हो जाएगा, ए। एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यही गलती था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद किस में नहीं है? बिहार में है, उड़ीसा में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में है। नहीं है बता रहा है। चलिए एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली प्रचलित है। भारत में द्विसदनीय प्रणाली है, विधानसभा, विधान परिषद। अतः जिस तरह संसद के 2 सदन हैं वैसे ही संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत 169 के तहत राज्यों में भी विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद हो सकती है। 169 में बताया गया है। फिर देखिए वर्तमान में भारत के 6 राज्य हैं, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में एक विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। इसमें अब 6 राज्य, ठीक है। संविधान का 169 किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत 2/3 से पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के पास। तो यहाँ आपको बताया गया था विधान परिषद नहीं है, तो बिहार में है, देख लीजिए। तो ये बिहार में है, उड़ीसा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो आपका 1 से अधिक हो गया, तो आंसर यहाँ पे ये है। तो इसमें केवल बिहार में है, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पर तेलंगाना में भी है, यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, आपका तेलंगाना में भी है। तो बिहार में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो विधान परिषद नहीं है, तो ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में। आंसर आपका ई हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार का सचिवालय स्थित है कहाँ? बिहार का सचिवालय पटना में स्थित है, ठीक है। पटना बिहार का सचिवालय स्थित है। 77 देखिए, बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 8 बार, ठीक है। याद रखिए बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है पटना की रेखा दोषित। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है पटना की रेखा दोषित। 79 देखिए, राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होती है। याद रखिए 500 और 60। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 500 और 60, ये दोनों याद रखिए। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से न्यूनतम 60 तक होती है। इसका अर्थ यह है कि इसकी सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर 60 से 500 तक हो सकती है। समान तौर पर 60 से 500 तक हो सकती है, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 तक विधानसभा में सदस्यों की संख्या हो सकती है।
लेकिन अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, है ना, ये अपवाद है 3, इसमें न्यूनतम संख्या 30 निर्धारित की गई है। नागालैंड और मिजोरम और नागालैंड में न्यूनतम जो संख्या है 40 और अधिकतम 46 निर्धारित की गई है। तो याद रखिए अपवाद है मिजोरम और नागालैंड में 40-46, ठीक है। मिजोरम में कितना है 40, नागालैंड में 46, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में न्यूनतम संख्या 30, समान तौर पर 60 से लेकर 500 तक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार किया गया है? संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, राष्ट्रपति बुलाता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी बार अब तक हो चुका है? तो ये हो चुका है 3 बार। देख लीजिए इसका विस्तार। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के संदर्भ में हुआ था। बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में हुआ था। आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। ये 3 बार हुआ है संयुक्त बैठक। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। इसका पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक संख्या किस में होती है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति। कमेंट में इसका आप आंसर जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखते रहिए। जहाँ ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट लीजिए, आप खुद का नोट्स बनाते जाइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ PDF वगैरह और जो भी मटेरियल है मैं वहाँ पे भेजता हूँ, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।